Hello friends, today we will discuss a chapter of a macroeconomics. The name of that chapter is Basic Concept of Macroeconomics. The first topic is normal resident. Normal resident क्या होते हैं? वो रेसिडेंट जो हमारे कंट्री में ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहे हैं मोर देन वन पीरियड थे, मतलब कि वो हमारे देश में आम जनता की तरह हमारे देश में रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है उन्हें रहते हुए, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या होना चाहिए, लाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हमारा दो चीज़ आता है। पहला कि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने चाहिए, दूसरा क्या कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या होनी चाहिए, लाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी अर्निंग, जो पैसा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहे हैं, उसी पैसे को वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर स्पेंड भी करें, जिससे कि वो उनका इनकम और स्पेंडिंग का पार्ट वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, तो हम उनको नॉर्मल रेसिडेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब हम यहाँ पे समझ तो ली कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, अब हम उसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री के लिए उस मेंबर को कहते हैं जो कि ऑर्डिनरली क्या हो रहा है कि रिसाइड कर रहा है उस कंट्री के अंदर, आम तौर पे आम जनता की तरह रह रहा है उस कंट्री के अंदर, और उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 साल से ज़्यादा है, और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उस कंट्री के अंदर लाई होना चाहिए। ये सिचुएशन होती है नॉर्मल रेसिडेंट की। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। अब क्या टॉपिक है हमारे पास, सिटीजनशिप, और एक टॉपिक है रेसिडेंटशिप। अगर हमसे कोई पूछे कि सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में क्या फ़र्क होता है, तो सबसे पहले इस फ़र्क को जानने से पहले हम इसके मीनिंग को जान लेते हैं। आखिर सिटीजनशिप कब हमें मिलती है और एक रेसिडेंटशिप किसे कहते हैं। तो सिटीजनशिप जो एक्वायर होती है वो 2 तरीके से होती है। एक बाय बर्थ हो सकती है। बाय बर्थ का मतलब कि अगर सपोज़ करें, एग्ज़ाम्पल लें इंडिया की, ठीक, इंडिया के अंदर राम नाम का एक लड़का है जो उसी कंट्री में क्या कर रहा है, उसका बर्थ हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्ट के तहत उसको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा इंडियन की। लेकिन अगर कोई बाहर एनआरआई, नॉन इंडियन रेसिडेंट, अगर बाहर का आदमी इंडियन रेसिडेंटशिप लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, तो वो इंडियन लॉ से क्या करेगा, अपील करेगा कि हमें सिटीजनशिप दिया जाए। अगर उस इंडियन लॉ ने उसे अलाउ कर दिया तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये 2 केस होता है सिटीजनशिप एक्वायर करने का। और अब बात आती है रेसिडेंटशिप की, ठीक। तो रेसिडेंटशिप जो होता है ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आते हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये अर्निंग करने के लिए आते हैं, स्पेंडिंग करने के लिए आते हैं। सपोज़ करते हैं एग्जांपल, एक चाइनीज़ है जो कि इंडिया में क्या कर रहा है, रह रहा है, और उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 साल से ज़्यादा है, तो वो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट की तरह कंसीडर करेंगे, जो हम अगले टॉपिक में आपको बताए थे। तो रेसिडेंटशिप क्या होती है कि वो जो बंदा दूसरे कंट्री का आके दूसरे कंट्री में बिलोंग कर रहा है, वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे वो रह रहा है, उसको हम वहाँ की रेसिडेंटशिप दे देंगे। लेकिन सिटीजनशिप का क्या होता है कॉन्सेप्ट, वो चाहे तो वो बाय बर्थ ले ले या फिर वो इंडियन लॉ से अपील करके इंडियन सिटीजनशिप ले ले। स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है फैक्टर इनकम और एक है ट्रांसफ़र इनकम। तो सबसे पहले जान लेते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम होता क्या है। तो फैक्टर इनकम रिफर टू अ इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब क्या कि फैक्टर इनकम तब जनरेट होती है जब हम इनकम रिसीव करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, और अपनी हम उसके बदले क्या दें, उसको फैक्टर सर्विसेज दें। मतलब कि हम जब उसे फैक्टर सर्विसेज देंगे तो इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम रिसीव होता है। और फैक्टर सर्विसेज जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज़ के फॉर्म में होता है, और उसके बदले हमें जो इनकम रिसीव होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम की बात बोलते हैं। अब बात आती है ट्रांसफ़र इनकम की। तो ट्रांसफ़र इनकम किसे कहते हैं, ट्रांसफ़र इनकम रिफ़र
टू अ इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इसका मतलब क्या कि ये जो इनकम रिसीव हो रही है वो बिना किसी प्रोडक्ट, इसमें कोई प्रोडक्शन का कोई वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब कि ये कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व ही नहीं है, बिना उसके इन्वॉल्व हुए ही हमें क्या हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है। हम यहाँ पे ये देखें फैक्टर इनकम में कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके बदले हम अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे, तब हमें उसके बदले में क्या मिल रही थी, फैक्टर इनकम मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है, लेकिन तभी भी हमें क्या हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं फैक्टर इनकम के। रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमें ये मिलता है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद। जो फैक्टर इनकम रिसीव होती है वो इन्हीं के फॉर्म में होती है। लेकिन जब ट्रांसफ़र इनकम की बात आती है तो ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब ऐसे एग्जांपल हैं जो कि हम बिना किसी सर्विसेज दिए हुए ही हम इनकम को रिसीव करते हैं। अब बात करते हैं, अब इसके थोड़े से हम डिफरेंस के बेसिस पे बात कर लेते हैं। अब हम ये तो जान लिए कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम का पहला पॉइंट क्या है, ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है और ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। अर्निंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम इसमें प्रोडक्शन की एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हैं, तभी हमें क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, तो इसलिए हम इसको अर्निंग कॉन्सेप्ट कहेंगे। ये क्या है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है, लेकिन हमें क्या हो रहा है, इनकम रिसीव हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या इसको कहते हैं, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो फैक्टर इनकम है हमारा नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्टिविटी को, मतलब कि यह क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्टिविटी को, कि हमारे कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो फैक्टर इनकम जो हुआ वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में से इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम वही बात करें ट्रांसफ़र इनकम की, तो हम जैसे बताएं कि ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इसीलिए हम ना ही इसको हम नेशनल इनकम में और ना ही हम इसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, इट इज़ रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे रिसीव होता है, जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज के फॉर्म में, तो हमें रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा हमें क्या मिलती है, यही हमारा इनकम का पार्ट होता है। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम में क्या होता है कि इट इज़ जनरली रिसीव बाय द हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ये जनरली रिसीव होता है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है और इसके बीच के कुछ डिफरेंस भी समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी हमारा टॉपिक क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, तो हम इसे समझते हैं। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फाइनल गुड्स हम उस गुड्स को कहते हैं जिसे हम कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं या फिर फर्दर या फिर उससे हम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स के हम नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जिसे कि हम रीसेल करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसी साल में हम यूज़ करते हैं उसको। अब हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने जैसे बताया फाइनल गुड्स में हम ये या फिर उसे कंजप्शन के लिए या फिर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम उस गुड्स को यूज़ करेंगे तो वो हमारा फाइनल गुड्स है। तो अब ये कैसे होगा, अगर कोई कंज्यूमर है, अगर वो मिल्क परचेज़ कर रहा है, जैसे कि हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, मिल्क लाते हैं तो हम उसे कंजप्शन के लिए लाते हैं, ना कि हम उसे रीसेल के लिए लाते हैं। तो हम क्या हुए, उस मिल्क के लिए फाइनल कंज्यूमर हुए, हम उसे क्या कर रहे हैं, कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या, हमारे लिए वो क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जब कंपनी के अंदर कोई भी हैवी मशीनरी आती है, फर्म उसे परचेज़ करती है, तो वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है जिससे कि वो कई सारे गुड्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो अब बात हमें समझ में आ गई होगी कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है। कंजप्शन का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा
किसी भी गुड्स के लिए अगर फाइनल कंज्यूमर होता है तो वो उसके लिए क्या बनता है, फाइनल कंजप्शन बनता है, उसके लिए वो फाइनल गुड्स बनेगा। और इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि जब कोई फर्म कैपिटल फॉर्मेशन करती है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि मशीनरी का इंट्रोडक्शन करती है अपने फर्म के अंदर फॉर द प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से देते हैं। तो हम ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। लेकिन जब बात आती है इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि रीसेल के लिए। जैसे कि अगर दूध वाला हमारे पास आया, ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, मिल्क कलेक्ट किया कहीं से, ठीक, उसके बाद वो मिल्क को ला के क्या कर रहा है, अपने हम लोगों को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो वो उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। वो उसे कंज्यूम पूरा नहीं कर रहा है। जो मिल्क मैन हमारे यहाँ आता है वो इस मिल्क को कंज्यूम नहीं करता है, बल्कि वो हमें क्या करता है, रीसेल करता है। पहले वो क्या करेगा, डेयरी से परचेस करेगा, फिर उसी मिल्क को ला के हमें रीसेल करेगा। तो वो उसके लिए क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। लेकिन जो कंज्यूमर रहेगा जिसके पास लास्ट में वो मिल्क आ रहा है, उसके लिए वो क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। यही डिफरेंस होता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। अब हम जान लिए कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। अब हम इसके बीच का एक डिफरेंस भी देख लेते हैं। डिफरेंस देखने से क्या होगा कि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं। फाइनल गुड्स इज़ अ गुड्स आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने बताया कि कंजप्शन के लिए यूज़ होता है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स का नाम देते हैं। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कहेंगे, जो गुड्स रीसेल के लिए यूज़ होता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, दे आर इंक्लूड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब ये पॉइंट आपको समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होता है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जो नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करते हैं या फिर डोमेस्टिक इनकम है फिर कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम जैसे कोई भी एक, मान लीजिए एक बिस्किट है, उसको बनाने में टोटल मिला के 10 रुपये में वो मार्केट में मिल रहा है, तो बीच में जितने भी प्राइस लगे होंगे, बीच में जितने टाइप के प्राइस लगे होंगे, जैसे कि वीट लगा होगा, शुगर लगा होगा और भी ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे, जिससे कि लास्ट में वो बिस्किट बन के तैयार हुआ होगा और उसकी दाम मार्केट में कितनी रखी गई है, 10 रुपये। तो ये बीच में जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होंगे, जितने भी रॉ मटेरियल्स ऐड किए गए होंगे, वो क्या होते हैं, हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको नेशनल इनकम में लेंगे नहीं या फिर डोमेस्टिक इनकम में नहीं लेंगे। हम किस वैल्यू को लेंगे, हम डायरेक्ट लास्ट फिगर को लेते हैं। इसीलिए फाइनल गुड्स के वैल्यू को हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तीसरा डिफरेंस, दे क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री। मतलब क्या कि जैसे कि अब ये बिस्किट बन के तैयार हुआ 10 रुपये, तो अब ये मार्केट में क्या है, फाइनली सेल होने के लिए रेडी है। ये जो फाइनल गुड्स बन के हमारा तैयार हुआ है, अब ये मार्केट में क्या है, बिकने के लिए तैयार है। अब इसमें कोई भी वैल्यू का और एडिशन नहीं होने वाला है, मतलब कि अब हम चाहे, अब ये नहीं, अब हम बोल सकते कि 10 रुपये की चीज़ है तो हम अपने मन से इसमें 2 रुपये ऐड करके अब हम इसे मार्केट में 12 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि गुड्स बन के तैयार हुआ है टोटल मार्केट में बिकने के लिए 10 रुपये का, तो वो 10 रुपये में ही बिकेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में, तो इंटरमीडिएट गुड्स में हमने अभी आपको बताया कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितने टाइप के खर्चे होते हैं, उन सारे चीज़ों को ऐड करके फाइनल गुड्स बनाया जाता है। तो सपोज़ करिए, अगर मान लीजिए हम कहीं से वीट लिए 2 रुपये का, शुगर लिए 2 रुपये का, तो इसी तरीके से हम फिगर को ऐड करते चले जाएंगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि इसमें वैल्यू का लगातार एडिशन होते जा रहा है। जब आखिरी स्टेज पे आ जाएगा, जब इसमें कोई भी एडिशन होना नहीं बाकी रहेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स कहेंगे। लेकिन जब जब उसमें एडिशन होता रहेगा लगातार, तब उसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स का नाम देंगे। ठीक है, लास्ट में एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिल्क परचेस्ड बाई हाउस होल्ड फॉर द कंजप्शन, ये हमारे लिए फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनल कंजप्शन के लिए मिल्क को क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं। लेकिन मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर द रीसेल,
लेकिन जो मिल्क यूज़ किया जाता है डेयरी शॉप में वो किस लिए यूज़ किया जाता है, रीसेल के लिए, ना कि सेल्फ कंजप्शन के लिए। तो ये हमारा डिफरेंस है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़।